जब हिरण को पकड़ लो तो चले आना मेरे पास, हाफू कहीं के। पीला पत्ता, उसने मुझे पीला कत्ता कहा। हफ। किंतु शिकार तो मैंने बहुत किए हैं। आज हिरण का पीछा करते हुए मैं इतनी जल्दी हाँफने कैसे लगा? अभी भी हाँफ रहा हूँ। राक्षस वेगराज धौकिनी के पास चलकर अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच करवाता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी छाती का एक सिरे करना होगा, अर्थात तुम्हारी एक सिरे से जांच करनी पड़ेगी। जो करना है करो वेगराज धौकिनी, किंतु मैं हाँफने कैसे लगाया पता चलना बहुत आवश्यक है। हिलना मत। मैं इस तने से आते सूर्य की तीव्र प्रकाश में तुम्हारी छाती का एक सिरा करूँगा। हम तुम्हें श्वास थमा रोग, दमादम मस्त कलंदर रोग हुआ है, अर्थात तुम्हारे फेफड़े बर्बाद हो चुके हैं। तुम्हारे फेफड़े तुरंत बदलने होंगे, नहीं तो तुम्हारा दम भर जो उधर मुंह फेरे हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु। नहीं, किंतु मुझे अपने फेफड़े कौन देगा? यह तुम जानो। राक्षस तो कोई नहीं देगा। तुम्हें सबसे ताकतवर मानव के मजबूत फेफड़े लाने होंगे। शीघ्र निर्णय लो। मेरे और भी मरीज अपनी बारी के प्रतीक्षा में बैठे, उन्हें भी देखना है। किंतु जब तक मुझे किसी मजबूत मानव के फेफड़े नहीं मिल जाते तब तक का जुगाड़ तो कर दो, क्योंकि यदि मुझे फेफड़े लाने में विलम्ब हो गया तो मधुमती तो किसी दूसरे से विवाह कर लेगी। उससे पूर्व ही मुझे हिरण पकड़ कर उसे लाकर देना होगा, और हिरण पकड़ने के लिए तो पहले काम चलाऊँ। फेफड़े लगने आवश्यक हैं। ठीक है, फिर एक जुगाड़ करता हूँ, सुनो। वाह, यह करना सही होगा। उधर विशालगढ़ में क्या हुआ महाराज? ओह, लगता है मोटे की छाती में भयंकर पीड़ा उठी है। यमराज यहीं कहीं आसपास ही होने चाहिए, और ये कुत्ते ने अभी तक रोना शुरू क्यों नहीं किया? महामंत्री जी, मेरे फेफड़े फड़क रहे हैं। हैं? क्या? आँख फड़कते तो सुनी थी, किंतु फेफड़े फड़कते हुए प्रथम बार ही सुन रहा हूँ। यह अपशकुन है। ऐसा लगता है महाराज के फेफड़ों पर कोई भयानक संकट आने वाला है। ऋषि इधर उधर भटकता और जहाँ कोई दुखी मिले वहाँ रुकाचार्य। महाराज, 3 दिवस का मनुष्य फाड़ी योग है आपके श्वसन तंत्र अर्थात फेफड़ों पर। यदि इन्हें शत्रु की निगाहों से लोप ना किया गया तो शत्रु के द्वारा आपके फेफड़ों का फाफड़ा किया जा सकता है। महाराज, तो फिर हुंड तांडव की हूँ। बांकेलाल, उसी मनुष्य फाड़ी योग के कारण ही लगता है महल में सबके फेफड़े भी दुर्बल हो गए हैं। हे ऋषिवर, आप इस संकट का कुछ उपाय करें। तो मैं यहाँ और क्या भुट्टे भूनने आया हूँ? विशालगढ़ में हम ऋषियों के आगमन का राजा और राज्य की भलाई के अलावा भला कोई दूसरा प्रयोजन कभी होता है? महाराज, आपके फेफड़े आपकी काया से अविलंब दूर करने आवश्यक हैं, ताकि शत्रु आपके फेफड़े को फाफड़ा न कर पाए। किंतु फिर फेफड़ों के बिना मैं श्वास कैसे लूँगा? इसका जुगाड़ भी मैंने कर दिया है महाराज, उधर देखिए। तभी, महाराज देखिए मेरे साथ कौन आया है। यह है सुप्रसिद्ध अंग शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर शिराचार्य। ये अमर ईका नामक वेधशाला के बहुत पढ़े लिखे शल्य चिकित्सक एवं जाने माने वैद्य हैं। ऋषि महाराज ने ही मुझे इधर आने को कहा था महाराज। महाराज, संकट टलने तक मैं आपके फेफड़ों को आपके शरीर से निकाल दूंगा। संकट समाप्त होने तक आप फेफड़ों को कड़ी सुरक्षा में रख सकते हैं, किंतु शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपके शरीर में भी फेफड़ों का होना आवश्यक है, क्योंकि उससे आपके फेफड़े ना मिले तो उनकी तलाश में वो पूरे विशालगढ़ को तहस नहस कर डालेगा। तो जब तक आपके फेफड़ों का संकट टल नहीं जाता तब तक मैं आपके शरीर में किसी दूसरे प्राणी के फेफड़े डाल देता हूँ, किंतु उस प्राणी के फेफड़ों से आप श्वास तो ले नहीं पाएंगे। तो आप श्वास कैसे लेंगे? आप श्वास अंटीकर नामक इस चिकित्सक उपकरण से मदद लेंगे। इसे मैंने ही बनाया है। यह उपकरण भी मैं आपके शरीर में आपके कपड़ों में छुपा कर लगा दूंगा। इस उपकरण में रखे गए गुब्बारों में वायु भरी हुई है, जिनकी मदद से आप शुद्ध वायु अंटी करते रहेंगे, अर्थात प्राणवायु आपको मिलती रहेगी। किंतु मुझे दूसरे फेफड़े किस प्राणी के लगाए जाएंगे? विशालगढ़ में कुत्ते आसानी से मिल जाते हैं महाराज। महाराज को सिंह के अलावा किसी अन्य प्राणी के फेफड़े नहीं लगाए जा सकते बांकेलाल। हाँ, महाराज के शरीर में सिंह के ही फेफड़े लगने चाहिए। बांकेलाल, अति शीघ्र जाओ और किसी सिंह का शिकार करके उसके फेफड़े लेकर आओ। और ध्यान रहे बांकेलाल, यदि सिंह के फेफड़े न मिले तो तुम्हारे ही फेफड़े महाराज को लगाए जाएंगे। मैं जाता हूँ। चल बादशाह, शीघ्र लाने होंगे उस नरबक्षी सिंह के फेफड़े, नहीं तो कहीं मुझे अपने फेफड़े से ना हाथ धोना पड़ जाए। मैं ना जाने का शेर के पास, हाँ नहीं तो उसी समय वन में मेरा। तू फिर आ गया थकेले, डाल से गिरे सूखे पीले पत्ते। ऐसे ही नहीं आया, इस बार पूर्ण तैयारी के साथ विवाह करने आया हूँ। तो फिर जा पकड़ कर लावा सुनहरा हिरण, जिंदा लाइयो।
गया और यह आया, देख लो यह जीवित है। मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी और 4 छोटे बच्चे हैं। अरे वाह, तुम तो हिरण पकड़ कर ले भी आए। क्या भागे तुम, जैसे सिंह भागता है हिरण के पीछे। हिरण का मुझे क्या करना था, मेरे पहले पति की मृत्यु फेफड़ों की कमजोरी से हो गई थी, तो इसलिए मैं तुम्हारे फेफड़ों की मजबूती की परीक्षा ले रही थी। यह डाली मैंने वरमाला तुम्हारे गले में, मधुमती मुझे मिल गई। इसी बात पर अब हम दोनों नागिन नृत्य करेंगे। वांकेलाल को वन में घुसने से पूर्व ही घोड़े बादशाह ने पटकी दे मारी थी। मैंने जाने का शेर वाले वन में। शेर की दहाड़। घबराहट में स्वामी को बिल्ली की म्याऊं म्याऊं भी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ रही है। क्यों ना बिल्ली के ही फेफड़े ले जाऊं, उसको तो पकड़ना भी मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मैं बिल्ली की म्याऊं म्याऊं भी शेर की दहाड़ की तरह सुन रहा हूँ। ओह, तो यह बात है। जाल मैं तो साथ ही लाया था। सिंह की दाढ़ उस वृक्ष के पीछे से आ रही है, मेरा मतलब बिल्ली उधर ही है। मगर जैसे ही वांकेलाल वृक्ष के उस ओर पहुंचा, अरे बाप रे, यह तो सच में शेर है। इसके हाथ में जाल है, यह मुझे पकड़ने आया है। भाग बड़ा शेर। यह क्या, शेर तो मुझे देखकर भाग रहा है। मेरा इतना खौफ बढ़ गया कि सिंह भी मुझे देखकर भागने लगे। किंतु यह क्या, यह तो भाग भी नहीं पा रहा, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं। वो मारा पापड़ वाले को। अब इससे पहले कि यह भाग जाए, मुझे डाल डालकर इसे फंसा लेना चाहिए। नहीं, मुझे जाने दो। मेरी एक शेरनी और 2 बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे यहाँ तो ऐसे हाथ लग गया जैसे सचमुच ही शेर ना होकर बिल्ली हो। बादशाह डर मत, जल्दी से आ जा। ये शेर तो भगरा कर मूर्छित हो गया है। अब आएगा मज़ा। मुझे इस प्रकार शेर को कंधे पर उठाकर लाते देखकर सब मेरी ताकत और हिम्मत का लोहा मान जाएंगे। पहले तो मैं तेरी ताकत का लोहा मान लूँ। मैं हूँ डोले, मुझे चाहिए एक मजबूत मानव के फेफड़े, और वो मुझे तू ही लगता है, क्योंकि शेर पकड़ना किसी कमज़ोर फेफड़े वाले के बस का नहीं है। राक्षस। मेरा नाम बाकेलाल है। मुझे देखकर तो शेर भी बेहोश हो गया। मुझसे दूर ही रहे दुष्ट राक्षस, अन्यथा तेरी खैर नहीं। यह मेरी गीदड़ भपकी से डर तो जाएगा ना। यह फेफड़े मुझे दे दे बाकेलाल। नहीं, क्योंकि यदि मुझे तेरे फेफड़े ना मिले तो मेरी मृत्यु निश्चित है। हम दोनों में से अब एक ही जीवित रहेगा। किंतु मैं वह मजबूत इंसान नहीं हूँ। सच तो यह है कि मुझे तो विशालगढ़ में सब कीकड़ी कहते हैं। तुम मुझे फूंक मार कर देखो, लो, यदि मैं तुम्हारी फूंक से उड़ न जाऊँ तो फिर कहना। ओह, ऐसा क्या है? अभी फूंक मार कर देख लेता हूँ। ये सच कह रहा है। अभी तो मैंने बहुत कम ताकत वाली फूंक ही मारी है, ये तो उसी में उड़ने लगा। देखा? हाँ, तो फिर सबसे मजबूत इंसान कौन है? शीघ्र बता, नहीं तो अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। यदि तुम्हें मजबूत इंसान के ही फेफड़े चाहिए तो हमारे महाराज विक्रम सिंह से बढ़कर मजबूत इंसान तो तुम्हें कोई ढूंढे भी ना मिलेंगे। उसमें 10 हाथियों का बल है। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम मुझे बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। मैं राक्षस वैग थोकनी को लेकर आता हूँ। मोटे के फेफड़े सिंह के फेफड़ों से बदले जाने हैं। डोले से पहले मुझे महल पहुंचना होगा, जिससे कि डोले को पहुंचने तक मोटे के फेफड़े बदल दिए जाएं। डोले को मैं महल पहुंचने का थोड़ा लंबा रास्ता बताता हूँ। जब तक यह वहाँ पहुंचेगा तब तक मोटे के फेफड़े बदले जा चुके होंगे। फिर जब डोले के मोटे अंदर सिंह के फेफड़े मिलेंगे तो क्रोधित होकर मोटे को मार डालेगा। बांकेलाल ने डोले को लंबे रास्ते पर भेज दिया और द्रुत गति से विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। मोटे के मरते ही फिर मुझे ही विशालगढ़ का राजा बनाया जाएगा, और यह राक्षस तो बिना फेफड़ों के ही मर जाएगा। शीघ्र ही शल्य चिकित्सा सफल हुई महाराज। मैंने सिंह के फेफड़े आपके शरीर में डाल दिए। आपके जख्मों पर जिन जड़ी बूटियों का लेप किया है उससे आपके शरीर पर जख्मों के चिन्ह तक न शेष रहेंगे। यही मेरी विशेषता है। अब आपके इन फेफड़ों को मैं अचार डालने वाली मर्तबान में सुरक्षित रख देता हूँ। अब आप श्वास अंटी कर यंत्र की मदद से श्वास लेते हुए राज्य के कामकाज पूर्व की ही भांति संभाल सकते हैं। संकट टलने के पश्चात मैं आपके फेफड़े वापस आपके शरीर में डाल दूंगा। राक्षस डोले भी आता ही होगा। बांकेलाल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि कोई राक्षस डोले महल पर हमला करने आने वाला है? उफ, ये नामुराद कहाँ से आ मरा? वो सेनापति जी, मेरा मतलब है कि मैं हा हा हा, राक्षस डोले नाम है मेरा। कोई मेरी राह में आया तो वो मारा जाएगा। भागो, राक्षस आया। हुफ, हम घबरा कर नहीं भाग रहे हैं मूर्ख, हम सेनापति जी को समाचार देने के लिए भाग रहे हैं। सेनापति जी, राक्षस डोले ने महल का द्वार तोड़ दिया है, वो उधर ही आ रहा है। बांकेलाल, मैं अनुलोम विलोम करके आता हूँ। ठीक समय पर आया है डोले राक्षस। राक्षस का सामना करने के लिए सभी सैनिक तुरंत अपने अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने का थोड़ा बहुत अभ्यास और करके मैदान में आ जाओ।
दंड बैठक ही लगा लेता हूँ। मैं उठक बैठक लगा देता हूँ। मैं लंबे सांस भरने का अभ्यास करता हूँ। मैं अनुलोम विलोम करके युद्ध समाप्त होने तक, मेरा मतलब युद्ध शुरू होने तक आता हूँ। ये सब लोग तो फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए कसरतें कर रहे हैं और इन इतने में तो हाफ ही रहे हैं। यहाँ कोई फेफड़ों का संक्रमण फैला हुआ है। राक्षस डोले, ऐसे संक्रमित वातावरण में शल्य चिकित्सा नहीं हो सकती, किंतु तुम्हारे फेफड़े तो बदलने ही हैं। मैं यह नाकू पत्ता नाक मुंह पर लगा लूँ ताकि ये संक्रमण मुझे भी ना हो जाए। राजा विक्रम सिंह, मैं तेरे फेफड़े लेने आया हूँ। राक्षस वैग धौकनी मेरे शल्य चिकित्सा करके तेरे फेफड़े में मेरे फेफड़ों को डाले। बांकेलाल, तो यह है वो संकेत। डोले के बच्चे, प्रतीक्षा किस बात की? शीघ्र मोटे के फेफड़े निकाल कर इसका काम तमाम कर दे। डोले, यहाँ फैले संक्रमण को दूर करने के लिए मुझे ढेर सारी भाप चाहिए। भाप से सारा संक्रमण दूर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा वैगराज? यहाँ पानी खोलना है। खोलते पानी से भाप उठेगी। मैं उसमें भाप लेने की दवा, नुक्स और संक्रमण दूर करने की रेमडेसिविर नामक यह जड़ी बूटी डालूंगा। उससे इस खोलते पानी में जो बुलबुले उठेंगे उनसे यहाँ फैला सारा संक्रमण दूर हो जाएगा। महाराज, सांस रोक लीजिए और जब तक दम न निकल जाए रोके रखिए। मेरा मतलब इन बुलबुलों के सांस के साथ भीतर खींचिए। फिर चल राजा, अपने फेफड़े मुझे दे दे। हाँ ठीक है चलो, किंतु किसी का कुछ कहना मत। अच्छा हुआ तू जल्दी मान गया फेफड़े देने के लिए, अन्यथा हम पहले तेरा तिया 5 करते मतलब तेरी 2-4 हड्डियाँ तोड़ते। और फिर राजा, ये निकाले मैंने तेरे फेफड़े। इनको शीघ्रता के साथ राक्षस में छाती में डाल दो। डोले, यह डाले राजा विक्रम सिंह के फेफड़े मैंने तेरी छाती में। अब आएगा मज़ा, जब डोले को यह पता चलेगा कि मोटे के शरीर में तो शेर के फेफड़े हैं। अब तुम दोनों उठकर खड़े हो जाओ, क्योंकि शल्य चिकित्सा सफल हुई। मैंने डोले के फेफड़े राजा के फेफड़ों से बदल दिए। तभी मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे सांस नहीं लेनी चाहिए क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी शल्य चिकित्सा कभी असफल नहीं हुई। मतलब मरते हैं? नहीं डोले, तू मर नहीं सकता। वो मारा। बता राजा, यह राजा रहस्य क्या है? मेरा मरीज डोले तेरे फेफड़े लगाते ही मरा कैसे? क्योंकि वो मेरे नहीं, एक शेर के फेफड़े थे जिसे बांकेलाल पकड़ कर रहा था। शेर के? बांकेलाल, वो शेर बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं तो नहीं कर रहा था? हाँ कर रहा था। ये तुमने क्या किया? डोले के फेफड़े मैंने उसी शेर के फेफड़ों से बदल दिए थे, क्योंकि उसको मधुमती को रिझाने के लिए शेर की फुर्ती से दौड़कर हिरण पकड़ना था। शेर में डोले के खराब वाले फेफड़े थे। मैंने डोले के खराब फेफड़े तुम्हारे ताकतवर फेफड़े समझकर वापस डोले में ही डाल दिए। इससे उसकी मृत्यु हो गई। हमारे श्वास की समस्या दूर हो गई महाराज। हाँ, जड़ी बूटी की भाप से संक्रमण दूर होते ही हम ठीक हो गए। तो फिर मुंह क्या दिखाते हो सैनिकों? इस दुष्ट राक्षस वैग को भी मार डालो। ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? शेर में डोले के खराब फेफड़े थे। अब अपना सिर बचाने के लिए दिखावा हेतु मुझे तलवार थामनी होगी। इसका सिर तो मैं काटता हूँ। नहीं भाई, मुझे क्यों मारते हो? मैं तो वैग हूँ। लड़ाई झगड़े से मेरा क्या काम? मैं तो चला मधुमती को सूचना भी तो देने कि वो विधवा हो गई। कहाँ है वो दुष्ट राक्षस डोले? मेरी तलवार उसका सिर धड़ से अलग करने को उतावली हो रही है। डोले तो कब का मारा गया सेनापति, और राक्षस वैग भी भाग गया। क्या मारा गया? अच्छा हुआ, अन्यथा बचता। अब भी वह नहीं मेरे हाथों। किंतु महाराज, बांकेलाल के डोले के आक्रमण का पहले से ही पता था। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है बांकेलाल को ऐसा कहते हुए। तुम्हारी इस बात की जांच हम अपने फेफड़े वापस पाने के बाद करेंगे सेनापति। वो महाराज, मैं इसके बाद विक्रम को के असली फेफड़े वापस उसके फेफड़ों की जगह पर लगा दिए गए। तभी हा हा हा, राजा विक्रम सिंह, मैं जानता हूँ तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सांस के बिना दम निकल रहा है, क्योंकि मैंने ही चमगादड़ की लार के बुलबुले उड़ाकर महल में संक्रमण फैला दिया था, ताकि तुम सबको दुर्बल करके तुम्हें युद्ध में पराजित करके अपने अपमान का बदला ले सकूं और महारानी के कक्ष में भी झांक सकूं। किंतु राक्षसों को भीतर जाते देखकर रुक गया था और उनको यहाँ से जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब सब मरने को तैयार हो जाओ। इस दुष्ट के आक्रमण का उत्तर दो। आक्रमण! बेटा बांकेलाल, अब इस युद्ध में तुझे भी अपनी तलवार का कौशल दिखाना होगा, क्योंकि युद्ध के पश्चात जब विक्रम मुझसे सफाई मांगेगा डोले के आगमन की सूचना की, तो सूझ गई तरकीब की मुझे क्या कहना है। पहले आया राक्षस, फिर आया झांकू, फिर आया बांकेलाल। अब कोई शत्रु नहीं बचेगा। सैनिकों, समाप्त कर दो दुष्टों को। दुष्ट राजा झांकू, हम भाप लेकर अब ठीक हो चुके हैं। अब तू मरेगा। आह! क्या कहा? ठीक हो गए? ओह, तलवार भी गिर गई मेरी। मैं तो ऐसे ही कह रहा था महाराज। मैं तो चाय पत्ती लेने आया था, युद्ध करने नहीं। सैनिक तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ आ गए थे। मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, और इस बार तो मैंने महारानी जी के कक्ष में भी नहीं जाका। ही। शीघ्र ही राजा झाकू अपनी सेना सहित वहाँ से भाग खड़ा हुआ
और तब, हाँ तो बांकेलाल, सेनापति जो कुछ कह रहा था राक्षस झोले के विषय में, उसमें कितनी सच्चाई है? महाराज, वो बात यह थी कि मुझे राजा झांकू के हमले की बात पता चल गई थी। मैंने ही डोले को यहाँ भेजा था, क्योंकि यदि मैं उसे यहाँ ना भेजता तो फिर राक्षस धौपनी भाप से संक्रमण भी दूर न करता, जिससे कि सभी सैनिक और सेनापति इत्यादि ठीक हो गए। यदि ये लोग ठीक ना होते तो राजा झांकू हमें पराजित करता। वाह बांकेलाल, इस बात पर हमारा क्रोध पानी हो गया। गले लग जा। यदि मुझे पता होता कि राजा झांकू भी आक्रमण करने आने वाला है तो मैं राक्षस झोले को यहाँ क्यों बुलाता। बोलो महाराज विक्रम सिंह और महारानी जी की जय। बोलो फिर आए बांकेलाल की जय। समाप्त।